हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अपने पढ़ाई के प्रति बहुत ही ज़्यादा सीरियस होंगे। इसी आशा के साथ मैं ये वीडियो आप सभी के लिए प्रोवाइड कर रहा हूँ। अदरवाइज आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स। और फिजिक्स का पहला चैप्टर हम पढ़ रहे थे जो है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। इस चैप्टर का ये पार्ट 3 है, मतलब तीसरा वीडियो है या हम कह सकते हैं तीसरा लेक्चर है। इससे पहले इस चैप्टर का लेक्चर 1 और लेक्चर 2 आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स के नाम से एक लिंक आपको मिलेगा, उस पर क्लिक कीजिएगा तो लेक्चर 1 लेक्चर 2 की वीडियो मिलेगी, वहां से अपनी पढ़ाई कर लीजिएगा। ठीक है ना। फिलहाल पहले तीसरा लेक्चर देख लीजिए, फिर पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लीजिएगा। चलिए जी, तो ये आपको सभी फ्री में यहाँ पे याद रखेंगे, ये सभी आपको फ्री क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं यूट्यूब पर। तो मैं ये इतना ही चाहूँगा कि आप सभी इसका सही इस्तेमाल कीजिएगा। ठीक है ना, सही इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि फ्री में मैंने ऐसा सुना भी है, बहुत जगह मैं देखता भी हूँ कि जो चीज़ें फ्री में प्रोवाइड की जाती है ना उसका स्टूडेंट वैल्यू नहीं करते। तो ऐसा नहीं करना है दोस्त, ठीक है ना, वैल्यू करना है और इस वीडियो का पूरी तरीके से लाभ उठाइए। ठीक है ना। चलिए देखिए, यहाँ पे प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए हम करा रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम टोटल जितना हो सकेगा दर्पण के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि मिरर क्या होता है जी। ठीक है ना। तो चलिए, मिरर जो होता है ना, अभी इसके हम परिभाषाओं पे बात करेंगे कि मिरर सब क्या होते हैं, बट मोस्टली 2-3 कंफ्यूजन होता है दोस्तों को, वो जानना पड़ेगा। सबसे पहली बात, अगर मैं आपसे पूछ दूं दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, मतलब दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, या दर्पण हम ये कह दें कि दर्पण को कितने भागों में बांटा गया है, तो याद रखेंगे कि जो दर्पण होते हैं उसको 2 भागों में बांटा गया है। दर्पण को कितने भागों में? 2 भागों में बांटा गया है। एक याद रखेंगे आप, समतल दर्पण, एक होता है समतल दर्पण और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। एक होता है समतल दर्पण, एक होता है हमारा दूसरा जो है गोलीय दर्पण। तो इसको आप याद रखेंगे। अब यहां पे हमें समतल दर्पण ये है, ये हमारा समतल दर्पण है और ये हमारा गोलीय दर्पण है। तो अब यहाँ पे याद रखेंगे दर्पण को 2 भागों में बांटा गया है, एक है समतल दर्पण, एक है गोलीय दर्पण। समतल दर्पण क्या होते हैं? जिसका परावर्तक सतह समतल हो समतल दर्पण कहते हैं, और जिसका परावर्तक सतह गोलीय हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। जैसे कि समतल दर्पण का मतलब हम ऐसे दे सकते हैं कि ये हमारा पास समतल दर्पण है। गोलीय दर्पण का मतलब कि ये हम इस तरीके से दिखा सकते हैं, ये हमारे पास गोलीय दर्पण है जिसके सभी ओर लेप लगाया गया है इस तरीके से। ठीक है ना। इतनी बात समझ के, दर्पण के 2 प्रकार, समतल और गोलीय दर्पण। ठीक है ना। अब यहाँ पे याद रखेंगे जो गोलीय दर्पण है ना, इसके भी 2 प्रकार होते हैं। जो गोलीय दर्पण है इसके भी कितने प्रकार होते हैं? इसके भी 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन सा? तो एक होता है हमारे पास अवतल दर्पण और एक होता है हमारे पास जो है उत्तल दर्पण। ठीक है ना। तो ये आप याद रखेंगे, गोलीय दर्पण के भी 2 प्रकार होते हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो यहाँ पे 2-3 कंफ्यूजन है, उसको मैं दूर करना चाहूँगा। सबसे पहली बात, इसको बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इस पर क्वेश्चन घुमाकर पूछा गया है। जैसे अगर क्वेश्चन में ऐसा कहे कि दर्पण को कितने भागों में बांटा गया है, तो आप कहेंगे कि 2 भागों में बांटा गया है, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। यदि आपसे पूछ ले कि गोलीय दर्पण के कितने प्रकार होते हैं, तो गोलीय दर्पण के 2 प्रकार होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। यदि आपसे ये कह दे कि दर्पण कितने होते हैं, क्या कह रहे हैं? दर्पण कितने होते हैं, ऐसे पूछ दे कि दर्पण कितने होते हैं, तो आप कहेंगे दर्पण 3 होते हैं। कौन कौन सा? समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो दर्पण कितने होते हैं? 3 होते हैं। ठीक है ना। और दर्पण के कितने प्रकार होते हैं? तो 2 प्रकार होते हैं, समतल दर्पण और उत्तल दर्पण। समझ रहे हैं। यदि प्रकार कहे तो 2 कहेंगे, और दर्पण कितने होते हैं संख्या पूछे तो आप 3 कहेंगे।
आशा करता हूँ कि ये जो कन्फ्यूजन है ये आपको दूर हो गया होगा। अब चलिए अब हम पूरा डिटेल में जानते हैं कि दर्पण किसे कहते हैं, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, ये सब क्या होते हैं, चलिए डिटेल में समझते हैं। तो यहाँ पे हम लेकर आ गए हैं सबसे पहले दर्पण अर्थात मिरर। अब मिरर क्या होता है जी, तो दर्पण यहाँ पे हमने आसानी तरीके से लिखा है कि दर्पण एक ऐसी युक्ति या पदार्थ है या मशीन, हम कह सकते हैं मशीन, मतलब जिससे काम आसान हो जाए वो सब मशीन है ना। तो दर्पण एक ऐसी युक्ति है, ठीक है ना, जो प्रकाश किरणों को लगभग 100% परावर्तित कर देता है, उसे दर्पण कहते हैं। मतलब समझ रहे हैं, दर्पण एक ऐसी युक्ति है या एक ऐसा पदार्थ है ना जो प्रकाश किरणों को 100% परावर्तित कर देगा, वही दर्पण है जी। जैसे कि मान लेते हैं ये कोई वस्तु है, जैसे ये मान लेते हैं कोई वस्तु है, अब इस पर हमने प्रकाश किरणों को ऐसे भेजा, ऐसे प्रकाश किरणों को हम इस तरीके से भेज रहे हैं, ठीक है ना। ये टोटल प्रकाश किरणों को इस तरीके से परावर्तित कर दे रहा है, ठीक है ना। मान लेते हैं यहाँ पे हमने 100 प्रकाश किरणों को भेजा, ये भी, ये जो दर्पण है ये 100 प्रकाश किरणों को फिर से परावर्तित करके भेज दिया। तो लगभग यहाँ पे कह रहा है लगभग 100% परावर्तित ये कर दे रहा है, इसका मतलब ये दर्पण। तो हम यही कह रहे हैं कि दर्पण एक ऐसा पदार्थ है जो लगभग 100% क्या कर देता है, लगभग 100% प्रकाश किरणों को परावर्तित कर देता है, वही दर्पण है जी। परंतु यहाँ पे एक चीज हम लगा रहे हैं, लगभग 100%, लगभग, हम ये नहीं कह रहे कि 100% ही परावर्तित कर देता है, क्योंकि संसार में ऐसा कोई भी वस्तु नहीं है जो मतलब टोटल 100% प्रकाश किरणों को परावर्तित कर दे, ऐसा कुछ भी नहीं है जी, ठीक है। बट ऐसा हम मानते हैं कि दर्पण ही है जो 100% लगभग परावर्तित कर देता है, या 99.99 ऐसे % परावर्तित करता है, तो लगभग हम 100% मानते हैं। तो बताइए दर्पण का परिभाषा आप कह देंगे ना कि दर्पण एक ऐसा पदार्थ है जो प्रकाश किरणों को लगभग 100% परावर्तित कर देता है, दर्पण कहलाता है, ठीक है ना। चलिए जी, इतनी बात मैं आशा करता हूं आप कह देंगे। याद रखेंगे एक और बात, दर्पण का मतलब बहुत तरीके से हम परिभाषा कर सकते हैं, ठीक है ना, बहुत तरीके से, बट जो सिंपल होता है, इजी होता है, वही हम आपको बताने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। चलिए जी, अब आता है दर्पण के प्रकार। दर्पण के कितने प्रकार होते हैं, तो दर्पण के 2 प्रकार होते हैं। ये पूछ दे दर्पण कितने होते हैं, तो 3 होते हैं। तो दर्पण के 2 प्रकार होते हैं, समतल दर्पण, एक होता है गोलीय दर्पण। देखिए समतल दर्पण किसे कहते हैं, तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो, समतल दर्पण कहते हैं। तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो, समतल हो, समतल दर्पण कहलाता है। जैसे कि ये हमारे पास एक क्या है, परावर्तक सतह है, जैसे हमारे पास ये क्या है, परावर्तक सतह है, ठीक है ना। तो ऐसा दर्पण जिसका ये जो परावर्तक सतह है वो देख रहे हैं ना, समतल है। ऐसा दर्पण जिसका ये परावर्तक सतह है, ये क्या है, परावर्तक सतह है। तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या है, परावर्तक सतह जो है वो क्या है, समतल है, समतल है। तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल होता है उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। अब आता है गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण का मतलब दिख रहे हैं ना, गोलीय दर्पण, गोल मतलब ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक जो सतह होता है वो गोलीय होता है, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको अच्छे से समझाऊं तो यहां से हम फिगर ले लेंगे इस तरीके से, देख लीजिए। तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो, जिसका परावर्तक सतह क्या हो, गोलीय हो, क्या हो, गोलीय हो, तो उस दर्पण को हम क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं आप समझ के होंगे कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो, समतल दर्पण, जिसका गोलीय हो, गोलीय दर्पण कहते हैं, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ेंगे। अच्छी बात है जी। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है। अब देखिए सबसे पहली बात यहाँ पे समतल दर्पण, गोलीय दर्पण जाने। अब हम जानेंगे कि ये गोलीय दर्पण के प्रकार
तो गोलीय दर्पण के भी दो प्रकार होते हैं। यहाँ पे देखिए गोलीय दर्पण के प्रकार, तो गोलीय दर्पण के कितने प्रकार होते हैं जी? गोलीय दर्पण के दो प्रकार होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन सा? तो एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। अब अवतल दर्पण किसे कहते हैं? ध्यान से समझेंगे। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, ध्यान से यहाँ पे समझेंगे, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ होता है, उस दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर ध्यान से समझेंगे, एक गोलीय दर्पण है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा पीछे आता हूँ, समझाता हूँ। ये जो गोलीय दर्पण है जिसका परावर्तक सतह गोलीय है, गोलीय दर्पण कहलाता है। अब इस गोलीय दर्पण को हम इस तरीके से काट देते हैं, काटेंगे ना, तो ये जो हमारे पास ये जो दर्पण बनेगा, ये वाला, ये एक हिस्सा ये हमें मिल रहा है ना, तो ये वाली जो हिस्सा होगा ये हमारा हो जाएगा अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। और ये जो हमें अपोजिट वाला ये हिस्सा मिल रहा है ना, ये हमारा हो जाएगा उत्तल दर्पण। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे अगर हम आते हैं तो अवतल दर्पण कह रहे हैं, तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, जिसका परावर्तक सतह क्या होता है जी? जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ होता है। ये लेप लगाया गया है, देख लीजिए, ये हमारे पास क्या है? ये इधर वाला जो है ना, इसी को हम परावर्तक सतह कहते हैं। तो देख सकते हैं परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ है कि नहीं। तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ हो, तो उस दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। तो ये हमारा अवतल दर्पण है जी। ठीक है, और यहाँ पे हमारा उत्तल दर्पण, तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा हुआ हो, मतलब उठा हुआ हो, तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। मतलब जस्ट इसके अपोजिट, ऐसा दर्पण जिसका ये परावर्तक सतह, ये तो लेप लगाया गया है, तो इधर वाला ये जो सतह आपको दिखाई दे रहा है इधर, यही है हमारा परावर्तक सतह। तो परावर्तक सतह अगर आप देखेंगे तो ये हमारा क्या है? उठा हुआ है कि नहीं है? उठा हुआ है। तो हम कह रहे हैं ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ हो, मतलब उभरा हुआ हो, तो उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। समझ गए आप? चलिए जी, इतनी बात समझ गए हैं। तो अब देखिए, अब थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे एक और चीज समझा देता हूँ डीप में। ये हमारे पास उत्तल दर्पण है, ठीक है ना, ये हमारे पास उत्तल दर्पण है। यहाँ पे ये आप याद रखेंगे, ये मुख्य अक्ष है, ठीक है ना, ये हमारे पास क्या है? ये मुख्य अक्ष है। यहाँ पे एक ध्रुव होता है जो होता है P, यहाँ पे ध्रुव होता है जो है P, यहाँ पे इस गोले के वक्रता केंद्र है जो है C, और यहाँ पे एक मुख्य फोकस होता है जो है F। ये सभी पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। ये वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र है, ये फोकस मुख्य फोकस है, और ये हमारा F क्या है? यहाँ पे P क्या है? ध्रुव है। ठीक है ना, तो यहाँ पे याद रखेंगे, ये हमारे पास दर्पण है ना, तो इसको M1 और M2, ये हमारे पास एक अवतल दर्पण M1 M2 है। तो यहाँ पे देखिए, दर्पण का ये जो हमारा दर्पण है, तो दर्पण के ठीक केंद्र में, दर्पण के ठीक मध्य बिंदु को ही ध्रुव कहते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, एक एक परिभाषा को हम यहाँ पे करते हुए चल रहे हैं। ये आपको परिभाषाएं याद नहीं करना है, समझ जाना है कि किसे कहते हैं जी। यहाँ पे जो P दिखाई दे रहा है, P वो क्या है? ध्रुव है जी। यहाँ पे मैं कोष्ठ में कर दे रहा हूँ ध्रुव, ठीक है ना, ध्रुव जो P है। तो इसका परिभाषा क्या कहेंगे कि दर्पण के ठीक मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, ठीक है ना, जिसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। इतनी बात समझ गए। उसके बाद आता है हमारे पास उसके बाद आता है कि वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। दूसरा हमारा क्या है? वक्रता केंद्र, जिसे हम C से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? ये एक पूरा गोलीय दर्पण है, ठीक है ना, तो इस गोलीय दर्पण का एक केंद्र होता है, ठीक है ना। अब ये जो केंद्र है इसको हमने काट दिया,
काट देंगे तो ये जो दर्पण बनेगा, तो यही दर्पण, इधर वाला दर्पण हम बना रहे हैं, ये वाला, इसका ये पूरे गोले का ये जो केंद्र था वही केंद्र है ये। तो हम यही कह रहे हैं कि वक्रता केंद्र किसे कहेंगे कि वह दर्पण, मतलब वह गोलीय दर्पण जिसके केंद्र, मतलब वह गोलीय दर्पण, या इसको हम और भी सटीक रूप से मैं आपको बता दे रहा हूं, इसका परिभाषा क्या कहेंगे, जिस खोखले गोले को काटकर दर्पण बनाया जाता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। ये दर्पण ही तो है हमारा गोलीय दर्पण, तो जिस गोलीय दर्पण को काटकर दर्पण बनाया जाता है उस गोले के केंद्र को ही हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। बात समझ में आया आपको? जिस खोखले गोले को काटकर दर्पण बनाया जाता है उस खोखले गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, और वही है हमारा वक्रता केंद्र C। तो मैं आशा करता हूं कि वक्रता केंद्र भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना? ठीक है, ठीक है। तीसरा हमारा क्या आता है, मुख्य फोकस जो है F। तीसरा मुख्य फोकस जो क्या है, F है। अब मुख्य फोकस जो F है ये क्या है जी, मुख्य फोकस F, ये कैपिटल F होगा। तो मुख्य फोकस F किसे कहेंगे, तो याद रखेंगे कि ये हमारे पास क्या है, ध्रुव है, और ये हमारा वक्रता केंद्र है। तो दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के ठीक मध्य बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। समझ में आ गया? मतलब P और C के ठीक मध्य जो बिंदु है वही, उसी को हम मुख्य फोकस कहते हैं। तो हम यही कहेंगे दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के ठीक मध्य बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है जी, आशा करता हूं समझ के होंगे। यदि कोई आपसे पूछ दे ये सीधा रेखा क्या है, मुख्य अक्ष है। यदि आपसे कोई पूछ दे मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, मुख्य अक्ष, तो हम यही कहेंगे कि ध्यान से समझेंगे, आप कहेंगे कि दर्पण के ध्रुव मुख्य फोकस F और वक्रता केंद्र C से होकर जाने वाली सरल रेखा को ही मुख्य अक्ष कहते हैं। ये एक सरल रेखा, सीधी रेखा है ना, ये सीधी रेखा किससे जा रही है, वक्रता केंद्र से भी, मुख्य फोकस से भी और ध्रुव से भी। तो हम यही कह रहे हैं कि दर्पण के ध्रुव मुख्य फोकस F और वक्रता केंद्र C से होकर जाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है ना? उसके बाद यहाँ पे और 3-4 पॉइंट्स आते हैं, सभी को मैं हम बता दे रहे हैं। यहाँ पे याद नहीं करना, बस आपको समझ जाना है। यहाँ पे याद रखेंगे, यहाँ पे देखिए, ये इस बिंदु मतलब ध्रुव से मुख्य फोकस के बीच की जो दूरी होता है ना, उसको हम स्मॉल f से दर्शाते हैं। और स्मॉल जो f है वो है फोकस दूरी जो है स्मॉल f। तो फोकस दूरी किसे कहते हैं, तो हम यही कहेंगे कि मुख्य फोकस, मतलब हम क्या कहेंगे, दर्पण के ध्रुव, ध्यान से समझेंगे, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। बोल देंगे ना कि दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को दर्पण का क्या कहते हैं, मतलब फोकस दूरी कहते हैं। उसके बाद आप एक और चीज याद रखेंगे कि यहां से दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसे हमने क्या बताया, स्मॉल r से प्रदर्शित यहां पर किया हुआ है। ठीक है, या कैपिटल R से भी हम दर्शा सकते हैं इसको। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है वक्रता त्रिज्या। यहाँ पे छठा एक और पॉइंट याद रखेंगे, वक्रता त्रिज्या जो है कैपिटल R, इसको कैपिटल R ही से दर्शाते हैं। तो यहाँ से याद रखेंगे वक्रता त्रिज्या किसे कहेंगे, तो दर्पण का ध्रुव तथा वक्रता केंद्र C के बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो नॉर्मल सा हमने यहाँ पे 5-6 यहाँ पे परिभाषा समझा कर केवल इससे याद कराया है। मैं आशा करता हूँ कि आप भी याद कर लेंगे। ठीक है ना,
एक दो बार जैसे जैसे सुनेंगे वीडियो को पीछे ले जाइए, फिर से सुनिए समझिए, सब याद हो जाएगा। रट कर कभी याद ना कीजिएगा बाबू, रट कर याद करेंगे परेशान हो जाएंगे, समझ कर याद करेंगे हमेशा आगे बढ़ेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छी बात है जी। नेक्स्ट अगला आता है कि अवतल दर्पण का उपयोग। अभी हमने अवतल दर्पण जाना, उत्तल दर्पण जाना, समतल दर्पण जाना। अब हम जानेंगे कि अवतल दर्पण का उपयोग क्या होता है। तो इसके निम्नलिखित उपयोग होते हैं। सबसे पहला उपयोग क्या है? दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। दाढ़ी बनाने में किसका? अवतल दर्पण का उपयोग होता है। दूसरा, अवतल दर्पण की सहायता से डॉक्टर आंख, कान, नाक, ठीक है ना, आंख, नाक, कान, गले आदि का निरीक्षण करते हैं। मतलब अवतल दर्पण की सहायता से ना डॉक्टर जो होते हैं आंख की, कान की, नाक की, ठीक है, गले आदि का निरीक्षण करते हैं। मतलब उसका पता लगाते हैं कि उसमें कौन सी बीमारी है। जैसे अवतल दर्पण है ना, उससे ना चेहरा जो है ना वो साफ भी दिखाई देता है, और साफ से ज़्यादा उसमें बड़ा बड़ा दिखाई देता है अवतल दर्पण में। इसीलिए जो क्या है, बड़ा दिखाई देगा अवतल दर्पण में, इसीलिए आंख, नाक, कान के आदि का निरीक्षण करते हैं, पता लगाते हैं कौन सी बीमारी है। ठीक है ना। अगला तीसरा इसका उपयोग है, किसी वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। यदि कोई भी वस्तु है उसका सीधा प्रतिबिंब बनाना है ना, तो अवतल दर्पण का प्रयोग हम करते हैं। ठीक है ना। अगला आता है सोलर कूलर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, सोलर कूलर में। अगला आता है परावर्तक दूरदर्शी में इसका प्रयोग होता है। परावर्तक दूरदर्शी क्लास 12th में जाएंगे तो हम पढ़ाएंगे, उसमें भी किसका? अवतल दर्पण का ही उपयोग होता है। ठीक है ना, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। अगला आता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण समझ लिए हमने, अब आते हैं उत्तल दर्पण का उपयोग। तो इसका नॉर्मली दो ही उपयोग है, बट दोनों बहुत बार पूछा गया है। सबसे पहले कह रहा है कि इसका उपयोग गाड़ी के पीछे की वस्तुओं को देखने में किया जाता है। आप बाइक चलाते हैं ना, तो देखेंगे साइड में दो आपको शीशा दिया गया होगा, मिरर दिया गया होगा। वो उसको क्या करते हैं, वो शीशा इसलिए दिया जाता है कि पीछे की जो भी गाड़ियां आ रही हैं वो सब दिखाई दे। तो वही कहा जा रहा है कि इसका उपयोग गाड़ी के पीछे की वस्तुओं को देखने में किया जाता है। तो जो है आपके हाथ के पास में जो लाइट लगी होती हैं दाएं बाएं, ये लाइट कौन सी होती हैं? तो वो क्या होती है? उत्तल दर्पण होती हैं। ठीक है। अगला आता है सड़क, बाजार और गलियों से लाइटों में उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। आप देखेंगे सड़कों पर, गलियों में, बाजारों में जो लाइट लगी होती हैं, तो लाइटों में देखेंगे एक आपको क्या मिलेगा, वहां पे एक शीशे के कांच से उसको ढका हुआ होता है उस बल्ब को। तो वो कौन सा कांच होता है, तो वो कौन सा दर्पण होता है? तो वो भी उत्तल दर्पण ही होता है। क्यों उत्तल दर्पण का हम प्रयोग करते हैं? क्योंकि जो उत्तल दर्पण है ये प्रकाश किरणों को अभिसरित करता है। क्या करता है? मतलब प्रकाश किरणों को फैलाता है। अब फैलाएगा तो उतना ही ज़्यादा दूर में प्रकाश पहुंचेगा, जिससे बाजार में क्या होगा, उजाला रहेगा। तो इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। स्क्रीनशॉट। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा आता है जो है समतल दर्पण का उपयोग। अब समतल दर्पण का क्या उपयोग है, ध्यान से समझेंगे। सामान्यतः इनका उपयोग चेहरे देखने में किया जाता है। मतलब घरों में जो हम दर्पण का यूज करते हैं वो ज़्यादातर समतल दर्पण ही होते हैं। ठीक है ना। तो चेहरा देखने में भी समतल दर्पण का उपयोग होता है। दूसरा, प्रकाश किरणों के पथ को मोड़ने में भी किया जाता है। जो अभी हमने नहीं देखा था कि प्रकाश परावर्तन की घटना हो रही थी, तो ये कौन सा दर्पण था? ये समतल दर्पण ही तो था। तो प्रकाश किरणों के पथ को मोड़ने में भी, प्रकाश किरण इधर आ रही थी, सीधे जा रही थी, और इसको मोड़ कर हमने इधर कर दिया, तो मोड़ने में भी किया जाता है। अगला आता है ड्रेसिंग टेबल में भी के रूप में भी किया जाता है। अरे भैया शादी ब्याह में ड्रेसिंग टेबल दिया जा रहा है, तो वहाँ पे आप देखेंगे ना, तो उसमें भी क्या होता है, ड्रेसिंग टेबल में जो कांच लगा होता है वो समतल दर्पण ही तो होता है। अगला आता है इसका प्रयोग पेरिस्कोप में भी किया जाता है। ठीक है ना। और सजावटी सामानों में भी किया जाता है। तो ये सभी उपयोग हैं जी, इन सभी को आप याद रखेंगे। अदरवाइज आप भी इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि उपयोग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्त। ठीक है ना। चलिए जी, ले लिए होंगे। तो
तो चलिए दोस्त, आज के लिए इतना ही हम रहने देते हैं। अदरवाइज क्लासेज आपको पसंद आई हैं, अगर सब कुछ समझ में आया होगा तब जाकर मैं कहूँगा वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जितने भी आपके दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, चाहे वो लड़के हों या लड़कियाँ, ये सभी आप अपने सभी फ्रेंड्सों को, अपने दोस्तों को कहिएगा इस चैनल से पढ़ाई करने के लिए। वीडियो को लिंक को भी शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप की सहायता से, ठीक है ना। अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स का लिंक है, आप जाइए उस पर क्लिक करके लेक्चर 1 और लेक्चर 2 पहले उसको देखिए, फिर से केमिस्ट्री का भी लेक्चर 1 शुरू से आप चैप्टर वाइज पढ़ाई करते हुए चलिए, ठीक है ना। चलिए दोस्त, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।